हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शारदा क्लासेस। आज हम बायोलॉजी की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 12th इकोलॉजी हमने एक टॉपिक उठाया है जिसमें से अगर हम नीट की क्वेश्चंस की बात करें 7 to 8 क्वेश्चंस नीट में हर बार देखे जाते हैं इस टॉपिक में से। तो आज हम इसकी जस्ट इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और आज देखते हैं, चलो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले अगर हम इकोलॉजी की बात करें तो हम यहाँ पर बात करते हैं, दो टर्म्स आएंगे हमारे पास। फर्स्ट इज ऑर्गेनिज्म एंड सेकंड इज एनवायरनमेंट। अगर हम सिंपली पूछा जाए कि व्हाट इज इकोलॉजी, तो हम जनरली कहते हैं कि इट इज द इंटरैक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट, and we can say that it is the study of interaction between organism and environment is ecology. बट अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज हुआ। क्वेश्चन क्या था कि हमें अगर यही नहीं पता कि ऑर्गेनिज्म क्या है या फिर एनवायरनमेंट क्या है, तो हम कैसे बता पाएंगे कि इसकी स्टडी क्या है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिज्म क्या होता है। अगर हम ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ऑर्गेनिज्म में हमारे प्लांट्स भी आ जाते हैं, ऑर्गेनिज्म में ही हमारे एनिमल्स भी आते हैं, एंड ऑर्गेनिज्म में ही सारे माइक्रोब्स भी इंक्लूडेड हैं। चलिए, अब ऑर्गेनिज्म के बारे में तो पता चल गया, बट एनवायरनमेंट क्या होता है, क्योंकि हमें क्या देखना है, इकोलॉजी मतलब इंटरैक्शन बिटवीन द टू। जब हमें एक पता है बट एनवायरनमेंट भी तो पता होना चाहिए। तो अगर हम एनवायरनमेंट के बारे में देखें तो एनवायरनमेंट में हमारे दो चीजें इंक्लूड होती हैं। क्या दो चीजें हैं? सबसे पहले आई बायोटिक, एक टर्म आ गई इसके अंदर बायोटिक। बायोटिक की अगर हम बात करें तो बायोटिक में हमारे सारे लिविंग फैक्टर्स आ जाते हैं। अगेन लिविंग फैक्टर की बात करें तो इसमें भी हमारे क्या आएंगे, सारे प्लांट्स इंक्लूडेड हो जाएंगे, सारे एनिमल्स आ जाएंगे और सारे के सारे माइक्रोब्स आ जाएंगे। ये हमारे सारे लिविंग फैक्टर्स आ गए बायोटिक में। अगर यहीं पे हम सेकंड कंपोनेंट की बात करें तो सेकंड कंपोनेंट आता है बायोटिक। तो बायोटिक क्या है? तो बायोटिक की बात करें तो इसमें हमारी आती है जैसे लाइट, जैसे टेम्परेचर, जैसे एयर, जैसे वाटर। ये सारे क्या है? ये सारे हमारे अबायोटिक कंपोनेंट हैं। बट अगर हम इन्हीं दोनों को इंक्लूड करें तो इसमें हमने अगर एक चीज नोटिस करी हो तो ये वही प्लांट्स, वही एनिमल्स और वही माइक्रोब्स हैं जो हमने यहाँ पर ऑर्गेनिज्म में पढ़े। तो इट मीन्स कि अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये एनवायरनमेंट के अंदर ही इंक्लूडेड है, हम यहाँ पर ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है, या फिर हम ये कहें कि जो ऑर्गेनिज्म है वो एनवायरनमेंट का एक पार्ट है, हम ये कह सकते हैं यहाँ पे। क्लियर? तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि एनवायरनमेंट क्या है। एनवायरनमेंट में दो चीजें इंक्लूड होती हैं, एक बायोटिक और दूसरा अबायोटिक। बायोटिक में हमारे सारे प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रोब्स आ जाएंगे और अबायोटिक में लाइट, टेम्परेचर, एयर, वाटर, ये सारी चीजें आ जाएंगी। क्लियर? बट अब इससे हमारा इकोलॉजी, बट इकोलॉजी क्या कहता है? इकोलॉजी कहता है इन दोनों के बीच की इंटरेक्शन। अब इंटरेक्शन, अगर हम यहीं से इकोलॉजी को एक और टर्म्स में समझने की कोशिश करें तो हमारी इकोलॉजी टर्म आई कहां से? तो इकोलॉजी टर्म जो आई है वो दो वर्ड से मिलकर बनी है। कौन से दो वर्ड्स हैं? फर्स्ट वर्ड आया ओइकोस और सेकंड वर्ड आता है हमारे पास लोगोस। दो वर्ड्स कौन से हैं? फर्स्ट इज ओइकोस एंड सेकंड वन इज लोगोस। अगर हम इसका मतलब देखें तो ओइकोस का मतलब आता है हमारे पास होम, या फिर हम कह सकते हैं इसको हैबिटेट। क्या कह सकते हैं? हैबिटेट, जहां पे एक ऑर्गेनिज्म सरवाइव करता है, जहां पे वो रहता है। सेकंड लोगोस, लोगोस का मतलब तो हम सबको ही पता है, इसका मतलब होता है स्टडी। क्लियर? तो हम यहां से कंक्लूड कर सकते हैं कि स्टडी ऑफ हैबिटेट, जहां पर उस हैबिटेट को जहां पर हमारे बायोटिक कंपोनेंट भी हैं और जहां पर अबायोटिक कंपोनेंट भी हैं। क्लियर? अगर हम इसका एग्जांपल लें तो एग्जांपल में हम कह सकते हैं, अब ये हैबिटेट कैसा हो सकता है? ये हैबिटेट
कोई फॉरेस्ट हो सकता है, ये हैबिटेट कोई ग्रासलैंड हो सकता है, ये हैबिटेट कोई पोंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी हैबिटेट जहां पर कुछ बायोटिक और कुछ अबायोटिक कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, अगर हम उनकी स्टडी करते हैं तो वो सारे के सारे इकोलॉजी में इंक्लूड हो जाएंगे। क्लियर? अब हमें ये तो पता चल गया कि ये बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट है, बट हम इकोलॉजी में कह रहे हैं कि इट इज द इंटरैक्शन बिटवीन द टू। बट अभी तक हमें ये तो नहीं पता चला कि इंटरैक्शन का मतलब क्या है। तो अगर हम इंटरैक्शन के बारे में देखें तो चलो एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। हमने यहाँ पर लिखे बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट में हमने इंक्लूड किया कि कुछ प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स इंक्लूडेड होते हैं और उसके साथ साथ हमारे माइक्रोब्स इंक्लूडेड होते हैं। अब यहीं पे ही बात करें हम अबायोटिक कंपोनेंट्स की। अबायोटिक कंपोनेंट में हमने कहा कि लाइट होती है, हमने कहा टेम्परेचर होता है, सॉयल है, वाटर है और एयर भी है। अब अगर हम इनकी इंटरैक्शन की बात करें तो एक सिंपल सी बात है, अगर हम प्लांट्स की बात करें, अगर ये लाइट प्लांट्स को ना दी जाए तो क्या प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं? वो नहीं कर सकते। इट मींस कि सबसे पहले ये लाइट प्लांट को दी जाएगी तभी वो फोटोसिंथेसिस करेंगे। अब अगर प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस की और उससे फूड बनाया, वही फूड कौन यूज करेगा? ये हमारे एनिमल्स यूज करेंगे, मतलब ये प्लांट इनसे इंटरैक्ट हो गए। अब इन प्लांट्स को जब खाना मिला, एक टाइम के बाद ये डाई हो जाएंगे और जब ये डाई हो जाएंगे तो इनके ऊपर कौन फीड करेगा? इनके ऊपर फीड करने आएंगे हमारे माइक्रोब्स। और फाइनली जब ये सारे के सारे डाई होंगे, ये किसके साथ मिलेंगे? इनके सारे मिनरल एंड न्यूट्रिशन ऐड हो जाएंगे सॉइल में एंड सॉइल से फिर से ऐड हो जाएंगे प्लांट्स में, क्योंकि यही सॉइल ही तो है जो प्लांट्स को न्यूट्रिशन दे रही है, जिसकी हेल्प से वो लाइट को यूज करके फोटोसिंथेसिस कर रहा है। तो इट मींस हमें क्या पता चला कि ये अबायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट आपस में कहीं ना कहीं इंटरैक्टेड हैं और आपस में इंटरैक्शन कर रहे हैं, और इसी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? इकोलॉजी। समझ में आई ये चीज? अब हमने इसकी इंटरैक्शन के बारे में हमें एक जनरल आइडिया मिल गया। अब हम इसी को अगर फर्दर डिस्कस करें तो हम यहाँ से एक पॉइंट कंक्लूड कर सकते हैं। क्या पता चला कि जितने भी हमारे ऑर्गेनिज्म हैं और फाइनली ये जो इन्वायरमेंट है वो क्या है? दे आर इंटरडिपेंडेंट। क्या है ये सारे के सारे इंटरडिपेंडेंट हैं और इंटरडिपेंडेंट के साथ साथ दे आर इंटररिलेटेड। ये इंटररिलेटेड है क्योंकि हमें पता है एनवायरनमेंट और ऑर्गेनिज्म दोनों अलग अलग वर्क नहीं कर सकते। अगर हम यहाँ पर प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रोब्स को हटा दें तो लाइट, टेम्परेचर, एयर आपस में अकेले यहाँ पे सर्वाइव नहीं करेगा। और इन द सेम वे यहाँ पे अगर हम प्लांट्स ये हैं और लाइट, टेम्परेचर, एयर नहीं है तो इनके पास खाना नहीं आएगा, क्योंकि इनको लाइट नहीं मिलेगी तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे। तो इसीलिए हमने यहाँ से क्या कंक्लूड किया? जितने भी ऑर्गेनिज्म है और जो एनवायरनमेंट है दे ऑल आर इंटरडिपेंडेंट और इंटर रिलेटेड। चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन है कि हम ये कहते हैं कि हमारी जो बॉडी है वो सेल से बनी है। क्या कहते हैं? कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर फाइनली मेड अप ऑफ सेल्स। बट अगर हम यहाँ पे कंक्लूड करें तो सबसे पहले अगर हम देखें तो क्या चीज है? सबसे पहले हमारे पास आता है एक एलिमेंट, या फिर हम कहें कि उस एलिमेंट का एक एटम। अब इसी एटम को मिलकर हमने बनाए मॉलिक्यूल्स, और जब मॉलिक्यूल्स को मिलाया तो बने कंपाउंड्स। ये सारी चीजें हमने लोअर सेक्शन में अपने केमिस्ट्री में भी पढ़ी है। अब इन्हीं कंपाउंड्स को अगर हम मिलाएं तो बनते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। क्या बनेंगे? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। और इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को अगर हम मिला दें तो हमारे पास क्या बनता है? सेल। बट हम हमेशा क्या बोलते हैं कि हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट, हमारी फंडामेंटल यूनिट, हमारी बेसिक यूनिट क्या है? सेल है। द क्वेश्चन इज हम ऐसा क्यों कहते हैं कि हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट सेल है? हम ये क्यों नहीं कहते कि वो एटम
या फिर वो मॉलिक्यूल, या इन सब में से हम कोई टर्म क्यों नहीं लेते हैं, हम हमेशा एक ही कहते हैं कि सेल है। अगर हम इसका आंसर देखें, हम यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि इट इज द स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट है, और इसको हम स्मॉलेस्ट यूनिट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज सेल, क्योंकि जब भी हम ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं तो हम लिविंग बीइंग्स की बात कर रहे हैं, बट एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सारे के सारे क्या हैं, दे ऑल आर नॉन लिविंग। ये सारे के सारे नॉन लिविंग हैं जितने भी हम फैक्टर की बात करते हैं। फाइनली द सेल इज द बेसिक एंड द फर्स्ट यूनिट विच इज द लिविंग यूनिट। इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं कि जो सेल होती है वो हमारी बेसिक यूनिट है, वो हमारी फंडामेंटल यूनिट है। क्लियर? अब हम इसी से ही बात करें तो इसी ऑर्डर की अगर हम बात करें तो यही सेल है जो फर्दर कंबाइन करके क्या बनाता है, टिश्यू बनाता है। यही सेल है फर्दर, यही टिश्यूज हैं जो आगे कंबाइन करके बनाएंगे ऑर्गन एंड देन ऑर्गन सिस्टम। तो इसी तरह से अगर हम इसके ऑर्डर और इकोलॉजी के कुछ ऑर्डर्स की बात करें तो हमारे पास एक टर्म आती है, इसकी जो नेक्स्ट टर्म है हमारे इस इंट्रोडक्शन में, दैट इज आवर इकोलॉजिकल ऑर्डर। हमारी नेक्स्ट टर्म क्या है, हमारी नेक्स्ट टर्म है इकोलॉजिकल ऑर्डर। चलिए नेक्स्ट टर्म के बारे में देखते हैं कुछ, कि हमारी नेक्स्ट टर्म जो है वो है इकोलॉजिकल ऑर्डर। इसी ऑर्डर की बात करते हैं। अब इस ऑर्डर में भी हमारे पास देखना छोटी छोटी कुछ टर्म्स आएंगी जिसके ऊपर हम वर्क करेंगे। सबसे पहले आया हमारे पास, हम इकोलॉजिकल ऑर्डर की जब भी बात करेंगे तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टर्म ऑर्गेनिज्म से। किससे स्टार्ट करेंगे, ऑर्गेनिज्म। सपोज मेरे पास एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है ए। क्या नाम है उसका, ए। अब उसकी बात करें, अगर ये ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ये ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर भी हो सकता है, यही ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। अब इसी ऑर्गेनिज्म की बात करें तो यही ऑर्गेनिज्म का साइज स्मॉल भी हो सकता है, ये लार्ज भी हो सकता है। हम एक सिंगल यूनिट की बात कर रहे हैं, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, वो किसी भी तरह का हो सकता है। अब इसी ऑर्गेनिज्म को अगर हम कंबाइन कर दें, अगर हम इसे कंबाइन करते हैं तो क्या बनेगा, हमने कहा कि इंटरैक्शन बिटवीन द सिमिलर ऑर्गेनिज्म, सेम एक ही तरह के अलग अलग ऑर्गेनिज्म लिए हमने और इनको आपस में इंटरैक्शन करने के लिए छोड़ दिया एक पर्टिकुलर एरिया में, तो हमने कहा कि इट इज नोन एज पॉपुलेशन। क्या बोल दिया हमने इसको, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या है, इंटरैक्शन बिटवीन द सिमिलर ऑर्गेनिज्म इन अ पर्टिकुलर एरिया। क्वेश्चन, यहाँ पे भी हमारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्या ये जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं आर दे बिलोंग टू सेम स्पीशीज, क्या ये सेम स्पीशीज के हैं सारे ऑर्गेनिज्म, क्या बोलेंगे इसके बारे में, क्या वो सेम स्पीशीज के हैं, यस दे बिलोंग्स टू सेम स्पीशीज, सारे के सारे सेम स्पीशीज के हैं। बट हम इसको सेम स्पीशीज नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन। क्यों, वो इसलिए क्योंकि जब हम स्पीशीज की बात करते हैं तो उसमें वो स्पीशीज का एरिया डिफाइन नहीं है, वो यहाँ भी हो सकती है, वो किसी दूसरी कंट्री में किसी दूसरी जगह पर भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करते हैं कि एक इंडियन है तो वो इंडियन कहीं में भी हो सकता है, वो ऑस्ट्रेलिया में भी हो सकता है, अमेरिका में भी हो सकता है। बट अगर मैंने बोला कि इंडियन पॉपुलेशन, तो हम बात कर रहे हैं सिर्फ इंडिया की पॉपुलेशन, सिर्फ हम इंडिया की बात कर रहे हैं, हम एक पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहे हैं। इट मींस कि ये जो पॉपुलेशन है इसके अंदर हमने एरिया को डिफाइंड कर दिया है, ये इसका सबसे मेजर पॉइंट है। यही डिफरेंस है कि हम यहाँ पर स्पीशीज नहीं लिख रहे, हम लिखने को स्पीशीज भी लिख सकते थे बट हमने स्पीशीज नहीं लिखा। क्यों, क्योंकि अब यहाँ पर एरिया डिफाइंड हो गया और जब एरिया डिफाइंड कर दिया जाए तो हम उसे क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन। चलिए अब इसकी नेक्स्ट बात करते हैं। अगर इसके नेक्स्ट बात करें, अभी हमने यहाँ पर सिर्फ सेम स्पीशीज की बात की थी, अब हम ये कहें कि इंटरैक्शन बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज। अब यहाँ पर ए के साथ ए बी सी डी मल्टीपल स्पीशीज आ रही है, अब ये जब आपस में इंटरैक्ट करेंगी तो क्या होगा, तब क्या बोलेंगे हम इसे, नाउ दे आर नोन एज
कम्युनिटी। क्या बोलेंगे इसे? कम्युनिटी। कम्युनिटी और पॉपुलेशन में क्या डिफरेंस है? पॉपुलेशन इज द इंटरैक्शन बिटवीन सिमिलर ऑर्गेनिज्म एंड हियर इज द इंटरैक्शन बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कौन से होंगे, हमने कुछ डिफाइन नहीं किया। तो जब यहाँ पर सिंपल कम्युनिटी लिखा गया तो इसके अंदर प्लांट्स भी आ सकते हैं, इसमें एनिमल्स भी आएंगे और इसमें हमारे माइक्रोब्स भी आएंगे। तीनों चीजें इंक्लूडेड है। मैंने इसके अंदर अभी कोई चीज स्पेसिफाई नहीं की कि इसके अंदर प्लांट है, एनिमल है या फिर माइक्रोब है, बट जब मैंने इसके अंदर स्पेसिफाई करना स्टार्ट किया कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में सिर्फ प्लांट्स हैं, तो इस कम्युनिटी को हम बोलेंगे प्लांट कम्युनिटी। क्या बोलेंगे? प्लांट कम्युनिटी। अगर मैंने इसको स्पेसिफाई किया कि इसमें सिर्फ एनिमल्स आ रहे हैं, तो मैंने इसको बोल दिया कि ये एक एनिमल कम्युनिटी है। क्या है ये? एक एनिमल कम्युनिटी है। और अगर मैंने ये स्पेसिफाई किया कि इसके अंदर सिर्फ माइक्रोब्स आ रहे हैं, तो इसके अंदर मैंने बोला कि ये एक माइक्रोबियल कम्युनिटी है। क्या है ये? माइक्रोबियल कम्युनिटी है। और जब हम इन तीनों को मिला देंगे, नाउ इट इज अ बायोटिक कम्युनिटी। क्या बन गई? एक बायोटिक। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमारे तीनों बायोटिक फैक्टर्स इंक्लूड हो गए, इसलिए हमने इसको बोलना स्टार्ट कर दिया कि ये क्या है? बायोटिक कम्युनिटी। यहां तक समझ में आया? चलो अब इसकी थोड़ी सी और आगे चलते हैं। जब इस कम्युनिटी के ऊपर हमने फर्दर वर्क किया, तो इस कम्युनिटी को हमने कहना स्टार्ट कर दिया कि ये क्या है? एक, जब बहुत सारे, अब यहाँ पे सिर्फ हमने बायोटिक कम्युनिटी की बात की थी, सिर्फ लिविंग फैक्टर्स को इंक्लूड किया, बट जब मैंने इनके बीच में एक बायोटिक और अबायोटिक की इंटरेक्शन की बात की, तो ये दो अबायोटिक और बायोटिक जो होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे एक इकोसिस्टम का पार्ट है। तो हमने कह दिया कि जब इंटरेक्शन ए बायोटिक और बायोटिक दोनों के बीच में होगी, या फिर हम ये कहें कि जब इस बायोटिक कम्युनिटी में ऑर्गेनिज्म अबायोटिक फैक्टर्स के साथ इंटरैक्ट करने लगेंगे, तो हम उसे क्या बोलेंगे? इकोसिस्टम। अभी तक हम यहाँ पर सिर्फ ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे थे कि सिर्फ लिविंग फैक्टर आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, बट जब भी कहीं पे लिविंग फैक्टर्स आएंगे तो उनके साथ साथ नॉन लिविंग फैक्टर्स मतलब अबायोटिक कंपोनेंट भी होंगे, और इसलिए वो क्या बन जाएगा? एक इकोसिस्टम। चलिए अब एक इकोसिस्टम का एग्जांपल लेते हैं, इसको थोड़ा सा रब करते हैं और एक इकोसिस्टम का एग्जांपल लेते हैं। हमारे फर्दर पॉइंट्स आपको वहीं से ही क्लियर हो जाएंगे। अगर हम एक इकोसिस्टम की बात करें, सपोज मैंने एक इकोसिस्टम लिया, पोंड इकोसिस्टम, और इस पोंड इकोसिस्टम में मैंने बात की कि कुछ हमारे बायोटिक कंपोनेंट हैं और कुछ हमारे अबायोटिक कंपोनेंट हैं। बायोटिक कंपोनेंट में हमारे आ गए प्लांट, एनिमल, माइक्रोब। ऐसे ही अबायोटिक कंपोनेंट में आ गए हमारे लाइट, हमारे टेम्परेचर, सॉइल, वाटर और एयर। ये सारी चीजें आ गई हमारी। अब सिर्फ हमने पोंड की बात की है, अगर मैं यहीं पे ही बात करूं, इसके साथ हम आ जाए कि हमारे एक ग्रासलैंड है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम ले लिया, और यहाँ पर हमने ले लिया कि एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम है। हमने क्या ले लिया? यहाँ पर एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, यहाँ पर हमने इसका फॉरेस्ट इकोसिस्टम ले लिया और यहाँ पे हमने ले लिया ग्रासलैंड इकोसिस्टम। अगर हम इन इकोसिस्टम्स की बात करें तो इस ग्रासलैंड इकोसिस्टम में भी अपना एक बायोटिक फैक्टर होगा और अबायोटिक फैक्टर्स यहाँ पे भी तो वर्क करेंगे क्योंकि ये भी एक इकोसिस्टम है। तो यहाँ पे भी कुछ प्लांट्स होंगे, यहाँ पे भी एनिमल्स होंगे, यहाँ पे भी माइक्रोब्स होंगे। अबायोटिक की बात करें तो यहाँ पे भी लाइट है, यहाँ पे भी टेम्परेचर है, यहाँ पे भी सॉइल है, यहाँ पे भी वाटर है, यहाँ पे भी एयर है। यही सेम चीजें हमारे फॉरेस्ट इकोसिस्टम में भी होंगी। यहाँ पे भी बायोटिक कंपोनेंट में प्लांट हैं, एनिमल्स हैं और माइक्रोब्स हैं, और यहाँ पे भी जो अबायोटिक कंपोनेंट है वही सेम चीजें, लाइट है, टेम्परेचर है, सॉइल है, वाटर है और एयर है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन राइज हुआ कि अगर ग्रासलैंड इकोसिस्टम लिया, पोंड इकोसिस्टम लिया और फॉरेस्ट इकोसिस्टम लिया, सब में ही हमने बायोटिक और एक बायोटिक कंपोनेंट सेम लिए हैं, सेम फैक्टर इंक्लूड किए, यहाँ पे प्लांट, एनिमल, माइक्रोब, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो क्या डिफरेंस हुआ? बट अब यहाँ पे ध्यान से देखना, अगर मैं पोंड की बात करूं तो पोंड का लाइट, टेम्परेचर, सॉइल,
वाटर, एयर, सारे एबायोटिक फैक्टर्स अलग होंगे। वहां पे जो रहने वाले प्लांट्स हैं वो भी अलग होंगे। किस पे डिपेंड करेंगे, यहाँ पे लाइट की कंडीशंस क्या है उसके अकॉर्डिंग यहाँ के प्लांट्स होंगे। जैसे एक पॉन्ड या किसी भी एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करें तो वहां पर हमारे बायोटिक फैक्टर्स या फिर प्लांट्स कैसे होंगे, वहां पे फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे, पानी में रहने वाले। अब यहीं पे ही बात करें हम, अब जैसे प्लांट्स होंगे वैसे ही उसके अकॉर्डिंग एनिमल्स होंगे, वैसे जूप्लैंक्टन्स होंगे यहाँ पे, और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर माइक्रोब्स होंगे। अब अगर यहाँ पे हम फॉरेस्ट की बात करें तो यहाँ पे प्लांट्स अलग होंगे। यहाँ पे प्लांट्स किस पे डिपेंड करेंगे, यहाँ की लाइट, यहाँ की टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगे। ऐसे ही यहाँ पर ग्रासलैंड है तो यहाँ की लाइट और यहाँ के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लांट्स होंगे। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर बायोटिक कंपोनेंट और अबायोटिक कंपोनेंट प्रेजेंट तो सब जगह है, बट सब जगह कौन से प्लांट्स, कौन से बायोटिक कंपोनेंट और कौन से अबायोटिक कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे वो अलग अलग हैं। वो वहां के टेम्परेचर, वहां के अबायोटिक फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि वहां पर किस तरह के प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रोब्स प्रेजेंट होंगे। अब अगर हम इसकी एक छोटी सी बात करें तो अब देखो हर एक इकोसिस्टम, ऐसा तो नहीं होता ना कि एक इकोसिस्टम खत्म हो रहा है वहां से अगला हो गया, ऐसा तो नहीं होगा कि ये एक इकोसिस्टम है, बीच में हमने एक दीवार बना दी और ये दूसरा इकोसिस्टम है, ऐसा तो नहीं होगा। इट मींस कि यहाँ पे क्या होगा कि कुछ एरिया हर एक इकोसिस्टम में, और हर एक जहां पर एक इकोसिस्टम खत्म होगा और अगला स्टार्ट होगा वहां पे कुछ एरिया ऐसा होगा जो कि कॉमन होगा दोनों के एरिया, जहां पे एक की डाइवर्सिटी खत्म हो रही है और दूसरे की डाइवर्सिटी स्टार्ट हो रही है। इस पर्टिकुलर एरिया को, जैसे हम यहाँ पे अगर मार्क करें तो यहाँ पे ये वाला इकोसिस्टम, इस पर्टिकुलर एरिया को हम बोलते हैं इकोटोन। क्या बोलेंगे हम, इकोटोन। इकोटोन क्या है, इकोटोन को हम कह सकते हैं इट इज द ओवरलैपिंग जोन ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम्स। अलग अलग इकोसिस्टम के जो ओवरलैपिंग जोन है उसे हम क्या बोलेंगे, दे आर इकोटोन। और अगर हम इसी इकोटोन की बात करें तो इस इकोटोन में जो डाइवर्सिटी होगी वो डाइवर्सिटी हमेशा ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि वहां पे जो टेम्परेचर और वहां पे जो कंडीशंस होंगी वो वहां पर एक इकोसिस्टम, मतलब अगर मैं इस एरिया की बात करूं तो यहाँ पे फॉरेस्ट इकोसिस्टम की स्पीशीज भी है और पॉन्ड इकोसिस्टम की भी है। ऐसे ही अगर इस एरिया की बात करें तो यहाँ पर पॉन्ड की भी है और ग्रासलैंड की भी है, तो दोनों स्पीशीज अवेलेबल है, इसलिए यहाँ पर डाइवर्सिटी कैसे होगी, यहाँ पे डाइवर्सिटी हमेशा ज्यादा होगी। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगर ये समझ में आ रहा है तो इससे तुम्हें ये फर्दर सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब हमें इस प्रीवियस एग्जांपल से पता क्या चला, हमें इस प्रीवियस एग्जांपल से ये पता चला कि जो हमारे बायोटिक कंपोनेंट हैं और जो अबायोटिक कंपोनेंट होते हैं दे आर वेरी स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर इकोसिस्टम, दे आर स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर इकोसिस्टम। एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम के बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं। क्यों, क्योंकि वहां की जो भी लाइट कैसी होगी, वहां पे टेम्परेचर कैसा होगा, वो सब चीजें बताएंगे हमें कि वहां पर बायोटिक फैक्टर कैसे होंगे, वहां पर प्लांट कैसा होगा, वहां का एनिमल कैसा होगा, क्योंकि हमारे जितने भी एनिमल्स हैं वो कहीं ना कहीं किस पे डिपेंड करते हैं, वो प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। आज इस टॉपिक को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, फर्दर इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।